अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और यू विल बी एंजॉयिंग दिस लेक्चर इन अ cozy environment. I hope to see you soon in physical classes to be able to enjoy together. आप और मैं जो है वो मिलके enjoy कर सकें क्लास में। और दुआ से स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुश्किल वक्त से जल्दी निकाले और कोरोना को ख़त्म कर दे, आप सबको महफूज रखे। हम लोग पढ़ रहे थे जनाब जॉन मिल्टन बुक वन, उसकी बुक वन पढ़ रहे थे पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट में अभी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लास्ट लेक्चर जिन लोग बच्चों ने सुना है उनको तो इजी होगा, लेकिन जिन बच्चों का मिस हो गया है, लेकिन मिस करना नहीं है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। और फिर भी मैं उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ आप लोगों को। अब जो आप देखेंगे, आपने देखा लास्ट लेक्चर्स में और जो लास्ट उसका टेक्स्ट था कि बेसिकली सैटर्न जो है वो फॉलन एंजल्स के साथ मिल गया है, रेबल एंजल्स के साथ मिल गया है। कौन से रेबल एंजल्स? जो ऑलरेडी हेल में मौजूद थे। हम देखते हैं कि जो सैटर्न और उसका जो एक और दोस्त था बड़ा करीबी, बेल्जेबब, वो और जो मजीद जो उसके साथ रेबल एंजल्स थे, वो लोग पिट में से, यानी जो हेल का पिट था, गड़ा था जहाँ पे लिक्विड फायर थी और वो बहुत ज्यादा एक डंजियन हेल थी, वहां से सरफेस पे, हेल की सरफेस पे आ गए हैं। बेसिकली अभी है वो हेल में ही, और वो अभी जो दुनिया में नहीं आए हैं, जो सैटर्न है और उसके जो साथी हैं, लेकिन वो हेल की सरफेस पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं एक और इवेंट आपको याद करवा देती हूँ जो कि हमारी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन चूंकि उसका उसका कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको याद करवा देती हूँ कि जब सैटर्न और उसकी जो पूरी बागी फरिश्तों की फौज थी, वो उस बर्निंग लेक से, जो हेल का जहां पे वो पहले फेंके गए थे, जब वो उसकी सरफेस पे आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम लोगों ने अल्लाह ताला को नाउज बिल्ला हमने उनको डॉज दिया है, अल्लाह को, कि हम उसको दा लगा के अल्लाह की जात को हम जो है वो सरफेस पे आ गए। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह हैज गिवन देम अ चांस, कि आप अगर मतलब उन्हें एक चांस था कि वो शायद मुड़ाएं, या आप कह लें कि उनको एक चांस दिया गया था ताइब होने के लिए, कि वो उस जो बर्निंग लेक थी, जो जहन्नुम का निचला तरीन गड़ा था, वहां से निकल के वो स्टार्ट पे आ जाएं, वो उसकी सरफेस पे आ जाए। लेकिन सैटर्न और उसके साथियों ने क्या कहा कि नहीं जी, हम लोगों ने जो है वो अल्लाह ताला को डॉज किया है, नाउज़ उसके बाद इसके अलावा ये जितने भी सैटर्न के वर्ड्स होंगे और या फिर कुछ इस तरह की कॉन्ट्रोडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स होंगी स्टूडेंट्स, वो मिल्टन के वर्ड्स हैं, और मिल्टन ही को आप उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही उसको देखें। नाउज़बिल्ला ये कोई बीइंग अ मुस्लिम या किसी भी रिलीजन के साथ इसका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं है। तो हम लोग जो है हम उसको उसका टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो मिल्टन की व्यूज के लिहाज से ही उसको एनालाइज किया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब वो सरफेस पे आते हैं तो उन्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो रेबल एंजल्स थे वो उन्हें मिलते हैं, जो अपनी अपनी सजा पूरी करने के लिए वहां पे जन्नत से पहले ही दे वर थ्रोन अवे, तो उनको पहले ही जन्नत से निकाला गया है और वो अपनी सजा पूरी कर रहे हैं, जिनमें हमने कुछ क्लास में डिस्कस किया, कुछ लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल एक मोलक था, सोलोमान था, उसके बाद क्या था जी, बेलियाल था, एस्टेरोथ था, उसके बाद एक किमोस था। जो नेम्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन में, जो जगह के नेम हैं और जो फरिश्तों के नेम हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो भी सकती है, क्योंकि बच्चों ये ओल्ड इंग्लिश है और इसकी जो ये अब इसके बहुत सारे अल्फाज या बहुत सारी जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसके अल्फाज अब मतरूक हो चुके हैं, हम यूज नहीं करते। उसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो भी सकती है, चेंजिंग भी हो सकती है, किसी और के मुंह से आप कोई और सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इशू नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसका इसके कॉन्टेक्स्ट पे जो है वो ज्यादा आप लोगों ने फोकस करना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं जी, जब उसके फॉल्स गॉड्स के साथ उसकी सैटर्न की जो बाकी आर्मी है उसकी मुलाकात होती है, और अब वो लाइन अप हो चुके हैं। लाइन अप किसके लिए हो चुके हैं? दे हैव यू नो दे हैव इन देयर माइंड के वो उन्होंने अब गॉड के साथ जंग करनी है। वो अपने आप को इतना माइटी समझते हैं सैटर्न और उसकी फौज, और वो अपने आप को खुदा के मुकाबिल लेकर आए हैं, और नाउज बिला वो अब अल्लाह से जंग करने वाले हैं। तो जो जितने ऑलरेडी हेल में रेबल एंजल्स थे और जो शैतान के साथ, सैटर्न के साथ बाद में उनको फेंका गया उसमें हेल में, और वो सरफेस पे आए, वो सारे जो हैं वो आप लाइन अप हो चुके हुए हैं। और अब उनका क्या, इसका फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में जो मिल्टन है वो हमें बता रहा है। फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों को क्या बताएगा
फिजिकल इन्वायरमेंट अब ये चल रहा है कि सारे फरिश्ते जो हैं वो एक लाइन में खड़े हो गए हैं, जंगी अंदाज में खड़े हो गए हैं, और उनके जो ड्रेसेस हैं वो सारे आप कह लें कि जंग के वो जो सिपाही होते हैं उनकी तरह उन लोगों ने ड्रेसेस पहने हुए हैं। वो वाला म्यूजिक जो है वो बज रहा है। बेसिकली जो बैकग्राउंड आ रहा है फिलहाल इन लाइंस का 551 से, वो म्यूजिक वाला बैकग्राउंड आ रहा है। जैसे पुराने जमाने में जो पुरानी जंगें होती थी, बहुत आप कह लें कि किसी ग्लोरियस कॉज के लिए, किसी बहुत नोबल कॉज के लिए जो जंग लड़ी जाती थी, और उसमें मतलब जो म्यूजिक बजाया जाता था, तिबले जंग बजाया जाता था, वो अब बज रहा है। और जो सिपाही थे जिस तरह उस वक्त एक्साइटेड होते थे, अब जो ये जो रेबल एंजल्स हैं, ये जो फॉलन एंजल्स हैं, ये अब उसको उसके साथ कंपैरिजन इनका किया जा रहा है। मिल्टन इज मेकिंग अ कंपैरिजन। तो क्या है, आइए इसको देखते हैं। अब फ्लूट्स एंड सॉफ्ट रिकॉर्डिंग्स of flutes and soft recorders, such as raised to height of noblest temple heroes old, arming to battle, and instead of rage, deliberate Valor breathed firm and unmoved, with dread of death to flight foul retreat, nor wanting power to mitigate and swage, with solemn touches, troubled thoughts, and chase, anguish and doubt, and fear and sorrow and pain from mortal or immortal minds. इसमें जो म्यूजिक बज रहा है फ्लूट्स का और सॉफ्ट रिकॉर्डर के जरिए जो म्यूजिक बज रहा है, तो दिस म्यूजिक हैज इनफ इनफ पावर टू काम देम। वो उनको उनको आराम देने के लिए, उनके जो जहनी आराम है उनको एक्साइटेड भी कर रहा है, और उनको उनकी दुख परेशानी से निकाल भी रहा है। अब इसका कंपैरिजन क्या है टू हाइट ऑफ नोबलेस्ट टेम्पल हीरोज ओल्ड। अब यहाँ पे इसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है उस म्यूजिक का जो पहले जंगें होती थी उनके साथ, ठीक है। और उसमें लेकिन उसमें एक उस जंग के कॉज में और इस जंग के कॉज में देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ से आता है कि वो जो जंगें लड़ी जाती थी वो लड़ी जाती थी नोबल काज के लिए, अपने मुल्क की ग्लोरी के लिए, या आप कहें कि अपने दुश्मन के खिलाफ फतह हासिल करने के लिए वो जंगें लड़ी जाती थी। लेकिन ये जो जंग लड़ी जा रही है ये गॉड के खिलाफ लड़ी जा रही है। तो जितने भी उनको मिटिगेट कम करती थी, उनको काम डाउन करता था ये जो म्यूजिक जो था वो उनको काम डाउन करता था। और लेकिन यहाँ पे इसकी जो उनकी जो डेस्पिरेशन थी, उनकी जो आप कह लें कि परेशानी थी, सैड तो थे ऑलरेडी, क्योंकि वो हेल में थे, हेल में बंदा खुश नहीं हो सकता। तो और स्पेशली जो फॉलन एंजल्स थे उन्होंने तो हेवन का मजा चखा हुआ था। यानी वो एक आप कह लें कि खुशियों भरी जिंदगी से दुख की तरफ आए थे, तो उस दुख को वो म्यूजिक के जरिए कम करते थे। यानी ये ट्यून्स सारी इस तरह की थी, ये सारी चीजें जो थी ये इस तरह की थी कि ये जैसे ओल्ड हीरोज अपने आप को काम डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते थे, इस तरह ये जो ट्यून अभी बज रही है फिजिकल इन्वायरमेंट में, यानी जो दोजख में ये जो ट्यून बज रही है, ये जो म्यूजिक सॉफ्ट रिकॉर्डर्स वगैरह बज रहे हैं, ये उनको आराम दे रहे हैं। उनके जो थके हुए ज़हन हैं, उनके जो मायूस ज़हन हैं, उनको वो एक्साइट भी कर रहा है। तो आप इसको थोड़ा-सा क्रिटिकली भी इवैल्यूएट करें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मिल्टन की एक अपनी राय है, पावर ऑफ म्यूज़िक के बारे में वो बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक बात आपने ये रखनी है कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी मैं लेक्चर दे रही होंगी या तो आपने अपने हाथ में बुक रखनी है और पेंसिल रखनी है, ताकि आप उसके मीनिंग्स जो हैं वो साथ-साथ लिख सकें। तो अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये काम किया है कि मैंने कुछ मीनिंग्स जो हैं वो इसके ऊपर लिख दिए हैं, और कुछ लाइन्स का जो थीम है वो भी साथ बयान करने की कोशिश की है, क्योंकि वैसे क्लास में हम बोर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो आप साथ-साथ जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह मैंने बुक के ऊपर लिख दिया है, ये आपकी आसानी के लिए है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पावर ऑफ म्यूज़िक की। तो मिल्टन जो अपनी राय दे रहा है, मिल्टन जो बात कर रहा है वो पावर ऑफ म्यूज़िक के बारे में बात कर रहा है कि जैसे, और यहाँ पे एक बात उसने की है, फ्रॉम मॉर्टल और इमॉर्टल माइंड्स, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, मॉर्टल हो, चाहे वो इमॉर्टल हो, जो फरिश्ते स्पिरिट्स जो हैं वो, उनको मिल्टन क्या कहता है, ये लाफानी है या इमॉर्टल है।
चाहे वो मॉर्टल ज़हन हो या इमॉर्टल ज़हन हो, जो म्यूज़िक है उसकी पावर इतनी है कि ये आपको कंसोल भी कर सकती है, ये आपको एक्साइट भी कर सकती है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसकी ट्यून आपको बहुत अच्छी लगती है, म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात उसके लिरिक्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आपको लगता है कि वो आप ही के लिए लिखे गए हैं, ठीक है? तो वो आपको काम डाउन करती है, वो चीज़ आपको सूद करती है, आपको ज़हनी आराम और सुकून मुहैया करती है। तो उस पावर ऑफ म्यूज़िक की भी यहाँ पे अगर क्रिटिकली बात करें तो पावर ऑफ म्यूजिक के बारे में भी बात हो रही है। 10 दे, दे कौन थे? वो सारे फरिश्ते, वो जो फॉलन एंजल्स है। ब्रीदिंग यूनाइटेड फोर्स विद फिक्स्ड थॉट। फिक्स्ड थॉट क्या थी उनकी? उनका एक एम था कि भाई जन्नत दोबारा मिले ना मिले, लेकिन गॉड के साथ जो वॉर है ना वो होके रहेगी, वो उनका फिक्स थॉट थी। मूव्ड ऑन इन साइलेंस टू सॉफ्ट पाइप्स दैट चार्म्ड। सॉफ्ट पाइप क्या है जी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। चार्म्ड का मतलब होता है लेसन यानी काम करना। देयर पेनफुल स्टेप्स ओवर द बर्न सॉइल। बर्न सॉइल क्या थी? दोजख थी, हेल थी। एंड नाउ एडवांस्ड इन व्यू दे स्टैंड। अच्छा जी, बर्न सॉइल तक पहले मैं इसको इलेबोरेट कर देती हूँ। अब उन्होंने क्या, वो खामोशी से बढ़ रहे थे। म्यूजिक पीछे जी चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं जो उनको कम कर रहे हैं किस चीज को? पेनफुल स्टेप्स को। देखें, हेल इज ऑलवेज अ हेल। दोजख दोजख ही होती है, और उन लोगों के लिए ये ज्यादा पेनफुल ये सारी चीजें इस तरह क्यों थी? क्योंकि एक वक्त में वो जन्नत के, आप कहेंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल थे, अल्लाह ताला की बरकत से वो फैज हासिल कर रहे थे, लेकिन अब वो हेल में हैं, और उनके जो कदम हैं वो जलते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे वो हेल का गड़ा हो या उसकी सरफेस हो, वहां पे आग है, वहां पे तकलीफ है, वहां पे दुख है। तो अब जो उनके पेनफुल स्टेप्स हैं उस चीज को कम कर रहा है, उनके पेन को कम कर रहा है क्या चीज? ये म्यूजिक। एंड नाउ, और अब एडवांस्ड, एडवांस्ड उनका जो पूरा व्यू है, दे स्टैंड, अब वो सामने खड़े हैं। हॉरिड फ्रंट, उनका जो बड़ा टेरिबल सा व्यू लुक आ रही है, ऑफ ड्रेडफुल लेंथ, कि इतनी खौफनाक किस्म की उनकी लंबाई है। एंड डेजलिंग आर्म्स, उनके चमकते हुए असलहा जो है उनके पास, उनके जो चीजें हैं लड़ाई की, इन गाइज ऑफ वॉरियर्स ओल्ड, और उन्होंने क्या, पुराने वो जो सिपा सलार होते थे ना, पुराने सिपाही होते थे, उन तरह के कपड़े पहने हुए हैं उनकी तरह के, विद ऑर्डर्ड स्पीयर एंड शील्ड, नेजे पकड़े हुए हैं, ढालें पकड़ी हुई हैं उन लोगों ने, और वो इतने नंबरलेस हैं, इतने नंबरलेस हैं कि आप उनकी तादाद को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अवेटिंग व्हाट कमांड देयर माइटी चीफ, अब वो किस चीज का इंतजार करें कि उनका जो सेटन है, उनका जो चीफ है शैतान, जो सर्पेंट है, वो क्या उनको कमांड हुक्म देता है, हैड टू इम्पोज, जो उन पे लागू करेगा। ही थ्रू द आर्म्ड फाइल्स, अब जी सेटन के बारे में मिल्टन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। ही थ्रू द आर्म्ड फाइल्स, अब उसने क्या किया? डार्ट हिज एक्सपीरियंट आईज, उसने अपनी नजर फेरी, एक दफा नजर दौड़ाई। एंड सून ट्रेवर्स द होल बटालियन व्यूज, और जल्द ही उसकी नजर ने पूरी जो बटालियन थी उसके बारे में, पूरी जो बटालियन थी उसका, आप कह लें कि उसका व्यू ले लिया, उसका एस्टिमेट उसने कर लिया कि ये कितने कोई है तादाद में, या क्या उनकी जो सारी चीजें थी उसका उसने लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सैटर्न इज प्रेजेंटेड एज अ लीडर, उसको एक लीडर के तौर पे उसकी जो खसूसियात हैं, जो खूबियां हैं, उनको एज अ लीडर भी वो मिल्टन जो है वो उनको हम सबको बता रहा है कि वो कितना शानदार लीडर है, कि उसने एक नजर फेरी और उसको अंदाजा हो गया। their order due, उनका order जो था, their visages, faces and stature as of gods, you know, they were seeming like strong, as strong as the god is, वो इतने strong लग रहे थे कि जैसे वो खुदा जो है ना उसके बारे में बात कर रहा है वो। देयर नंबर लास्ट हिज सम्स, अब उसने क्या किया, जो उनके हिसाब किताब लगा लिया। एंड नाउ हिज हार्ट डिस्टेंस विद प्राइड, और वही चीज, वही आप देखेंगे कि इसी प्राइड की वजह से, इसी वैनिटी की वजह से, इसी हॉटीनेस की वजह से उसको निकाला गया था शैतान को जन्नत से। और अब जब उसने एस्टिमेट लगाया, उसने कहा वाओ, इतनी शानदार आर्मी, और ये जो सारे रेबल एंजल्स हैं ये मेरे अंडर काम करेंगे, और मेरी कमांड का ये लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे। तो क्या हुआ कि उसका दिल भर गया गुरूर से, मजीद उसकी जो ईगो है वो बूस्ट अप हुई। एंड हार्डनिंग इन हिज स्ट्रेंथ ग्लोरीज फॉर नेवर सिंस क्रिएटेड मैन। अब ये जो लफ्ज है ना, क्रिएटेड मैन, बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। देखें, क्रिएटर की इतनी शानदार आर्मी होना, क्रिएटर कौन है? गॉड है, अल्लाह की जात है। क्रिएटर की इतनी शानदार आर्मी होना कि मतलब वो अनलिमिटेड भी हो, वो बेस्ट भी हो, और वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि नंबरलेस हो। क्रिएटर की इतनी आर्मी होना हम लोग सब समझते हैं, क्योंकि गॉड का वर्ड ही पावर के साथ एसोसिएट करते हैं हम लोग।
लेकिन क्रिएटेड मैन, उसकी क्रिएशन की इतनी परफेक्ट आर्मी, क्योंकि कुछ भी हो, सैटर्न इज क्रिएटेड बाय गॉड। सैटर्न जो था वो गॉड ने ही बनाया हुआ है, उसकी क्रिएशन में आता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स गॉड ने बनाया, ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएशन ऑफ गॉड। तो एक क्रिएशन की इतनी शानदार आर्मी होना, और इतने जो बंदे हैं उसकी उसकी आप कह लें कि उसके हुक्म बजा लाने के लिए इतने जो रेबल एंजल्स हैं, तो ये क्रिएशन के लिए बहुत आप कह लें कि एक एजाज की बात है। और सैटर्न इसको प्राइड के मानों में ले रहा है कि आज तक किसी क्रिएटेड मैन की इतनी आर्मी नहीं हुई, किसी क्रिएशन की इतनी आर्मी नहीं हुई जितनी मेरे अंडर काम कर रही है। Met such embodied force as named with these could merit more than that small infantry, एक छोटी सी इन्फेंट्री। आप कह लें कि इसे मुराद स्मॉल ड्वार्फ्स हैं, छोटे जो बोने थे। अब वो उनके बारे में भी मजीद बताएगा कि कैसे वो उनसे भी ज्यादा हैं। वार्ड ओन बाय क्रेन्स, किसके साथ जंग हुई थी? उनकी क्रेन्स के साथ जंग हुई थी, ठीक है। ये ना अफ्रीका के हंटर्स थे जो स्मॉल ड्वार्फ्स थे, और उन पर क्रेन ने हमला किया था। ये वहां पे उस जंग का हवाला दे रहा है, उस आर्मी का। दो ऑल द जाइंट ब्रूड of Phlegra with the heroic race were joined that fought at Thebes and Ilium। थीब्स का जो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो शहरों के नाम लेगा, बादशाहों के नाम लेगा, आर्मी के नाम लेगा। क्यों लेगा मिल्टन? क्योंकि उनकी तादाद को बताने के लिए, उनकी तादाद को क्लेरिफाई हमारे सामने करने के लिए, और कुछ आप कह लें कि बड़ा पोइटिक मैनर में हम इसकी इसकी पोइम की एस्थेटिक्स को बरकरार रखते हुए। वो शायर है, वो कभी भी प्रोज में वो या वो सीधी सीधी बात नहीं करेगा। उसके बाद ये दूसरी बात ये है कि मिल्टन का आप ना हिस्ट्री का नॉलेज देखेंगे कि उसका नॉलेज ऑफ हिस्ट्री और ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में उसका नॉलेज कितना ज्यादा इन्हांस्ड है और कितना बेस्ट है। उस चीज को भी वो यूज कर रहा है, इस अपने पॉजिटिव पॉइंट को, पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपनी पोइट्री में वो यूज कर रहा है। तो अब आप उसने क्या किया है कि अब डिफरेंट वो जगहों के नाम लेगा, और डिफरेंट आप कह लें कि बादशाहों के नाम लेगा, और बताएगा कि वो उन सबसे भी ज्यादा जो सैटर्न की आर्मी है वो नंबरलेस है। Of Phlegra with the heroic race were joined that fought at Thebes and Ilium, on each side mixed with auxiliary gods. And what resounds in fable or romance of author's son। साथ साथ चले मीनिंग्स, वर्डली, इसके वर्डली मीनिंग्स जो है आप वर्ड बाय वर्ड भी समझते जाएं। थीब्स और इलियम जो है ये एक शहरों के नाम है। थीब्स का तो आपको टीब्स या थीब्स आपको पता होगा। इडिपस रेक्स जो है वो सारे का सारा यहीं पे एग्जीक्यूट हुआ। और उसके बाद ये अर्थर सन और किंग आर्थर ये जो ब्रिटिश का हवाला दे रहा है, बिगर्ट विद ब्रिटिश एंड आर्मोरिक नाइट्स, ये भी दोनों शहरों के नाम हैं। एंड ऑल हु सिंस बैप्टाइड्स, बैप्टाइज क्या होता है? बैप्तिस्मा, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी में एक रस्म है, या आप कह लें कि ये एक रिलीजियस सेरेमनी के तौर पे की जाती है। जैसे हम लोग मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स में होता है कि बच्चे के कान में अजान देते हैं ताकि वो जो है वो मुसलमान जो है वो डिक्लेयर हो। बैप्तिस्मा भी उनकी एक आप कह लें कि एक रिलीजियस सेरेमनी है, या आप कह लें कि एक रस्म है, कस्टम है कि वो बच्चे को उसको बैप्टाइज करते हैं, या कोई और जो बंदा है उसने बैप्तिस्मा करवाना है। और इनफिडल या नॉन बिलीवर्स, इनफिडल काफिर को कहते हैं। यहाँ पे बच्चों एक बात अपने जहन में रखनी है, जो इनफिडल्स हैं ना, क्योंकि मिल्टन जो है वो है जी क्रिश्चियन, और उसके ख्याल में क्रिश्चियन के अलावा जितने भी होंगे बंदे, या जितने भी अकीदा रखने वाले लोग होंगे वो नॉन बिलीवर्स होंगे। जॉस्टिड, जॉस्टिड का मतलब होता है मुकाबला करना, कॉन्टेस्टेड इन एस्प्रामोंट। एस्प्रामोंट ये भी एक जगह का नाम है, और मंटेल्बन ये भी जगह शहरों के नाम है। डमास्को और मोरक्को, ट्रेबिजेंट, ये इतने मुश्किल नाम है कि मुझे भी प्रोनाउंस करते हुए आराम से प्रोनाउंस करने पड़ते हैं। और होम बिजेटा, sent from Afric shore when Charlemagne with all his peerage fell by Fontarabia। अब इस सारे शहरों के नाम लेना कि अगर आप किंग ऑर्थर्स के सन जो है उसके बेटे की आर्मी ले लें, अगर आप वो थीब्स और इलियम पे जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितने लोग वहां थे उनकी आर्मी ले लें, एक आर्मोरिक नाइट्स, नाइट्स कहते हैं उस वक्त के जो सिपा सलार होते थे, उनको ले लें, तमाम जो बैप्टाइज्ड और तमाम जितनी कम्युनिटीज हैं, जितनी नेशंस हैं उनको ले लें, और इन सारे शहरों में जिन्होंने एक दूसरे के साथ मुकाबला किया, फिर भी जो सैटर्न की जो आर्मी है ये वो उनसे ज्यादा है, उनसे एक्सेस रखती है। सो व्हाट मिल्टन इज डूइंग, मिल्टन इज एक्चुअली trying to give an idea about the power and number of Saturn's army, like how numberless they were,
और आप ये सोचें कि जस्ट इमेजिन ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ हेरोइक बैटल्स इन रियलिटी एंड इवन इन फेबल्स। फेबल क्या होती है जी? आप कह लें कि एक सुनी सुनाई या कहावत कह लें, या जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स बाजुकात भी कैरेक्टर के तौर पे यूज होते हैं, और सुनी सुनाई कहावत आप कह लें कि वो सारे भी कैरेक्टर्स आप ले लें। लेकिन इसके बावजूद जो आर्मी की जो सेटन की आर्मी है वो बेस्ट होगी उन लोगों से भी ज्यादा। और आप देखेंगे उसके बाद वो क्या कहते हैं, thus far these beyond compare of mortal prose yet observed their dread commander। अब ये जो फॉर बियॉन्ड कंपेयर ऑफ मॉर्टल प्रोस, अब वो उसको इसको सेटन की आर्मी को क्या कह रहा है? मिल्टन इज प्रेजिंग फॉलन एंजल्स आर्मी। तो वो उनको उससे भी ज्यादा मिल्टन कहता है कि ये जो मॉर्टल पावर्स हैं, ये तो इंसानों की पावर्स हैं। जितनी भी जंगें हुई, जितने भी नाइट्स का हवाला दिया, जितने बादशाहों का उसने हवाला दिया, ये सारे तो मॉर्टल पावर हैं, फानी है। लेकिन जो फॉलन एंजल्स हैं वो इससे बियॉन्ड हैं, इससे परे हैं, वो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, और इससे कहीं ज्यादा वो अपने जो कमांडर है उसकी वो बात मानने वाले हैं, और उनकी आर्मी जो है वो इनसे भी ज्यादा आप कह लें कि ज्यादा पावर रखती है। ही क्या है जी? यहाँ पे ही से मुराद सैटर्न है। above the rest in shape and gesture proudly eminent। अब वो नुमाया है, एमिनेंट नुमाया है अपनी शेप में, अपने जेस्चर में। stood like a tower, कैसे खड़ा है? जैसे एक मीनार, एक टावर। his form had yet not lost all her original brightness। तो अब उसकी जो फॉर्म है, जाहिर है जहन्नुम में आग में जलने के बाद, और उसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन फिर भी उसकी जो ओरिजिनल ब्राइटनेस है, नॉर अपीयर्ड लेस देन आर्क एंजल रूम्ड। लेकिन आर्क एंजल जो होंगे ना, वो काफी रुतबे के लिहाज से बड़े जो एंजल्स हैं फॉलन एंजल्स में से, फिर भी उसकी जो पावर है, वो उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम नहीं हुई। एंड द एक्सेस ऑफ ग्लोरी obscured। और उसकी जो ग्लोरी है, चल आप कह लें कि थोड़ी सी डार्क हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उसकी ग्लोरी कम नहीं हुई। एज वेन द सन न्यू राइजन। अब यहाँ पे जहाँ पे उसकी वो एक क्या कहेंगे कि सिमिली यूज कर रहा है, एज और लाइक का लफ्ज जहाँ पे भी आए वो उसको सिमिली यूज कर रहा है। अब वो सैटर्न की ग्लोरी के बारे में बात करें, और उसकी जो है वो एक सिमिली के बारे में बात करेगा, सिमिली के जरिए उसको क्लियर करेगा। एज वेन द सन न्यू राइजन लुक्स थ्रू द हॉरिजेंटल मिस्टी ईयर। मिस्टी ईयर ये जो नमी वाली हवा होती है, या यू कहेंगे धुंधला धुंधला सन जब हमें नजर आता है, सूरज नजर आता है, थोड़ा सा वो डिम होता है। शोन ऑफ हिज बीम्स, अपनी शुआएं हमें दिखाता है। और फ्रॉम बिहाइंड द मून इन डिम इक्लिप्स, जब सूरज को सन इक्लिप्स जो है वो लगता है, सूरज ग्रहण लगता है, और जो सूरज है वो मध्यम पड़ जाता है। और उस लिहाज से भी हमें ये उसके उसका उसका एक सिमिली यूज कर रहा है कि सैटर्न की जो ओरिजिनल ग्लोरी है वो बिल्कुल वैसी की वैसी तो नहीं रही दोजख में रहने की वजह से, लेकिन स्टिल वो ऐसी है जैसे कि सूरज या तो बादलों के पीछे से झांके, या फिर जब उसको ग्रहण लग जाए तो उसकी जो हल्की सी डिम सी रोशनी है वो पड़े। Disastrous twilight shed on half the nation, and with fear of change perplexes monarchs। चले जी, यहाँ पे है जी ऑफ हाफ द नेशन, ऑन हाफ द नेशन से हम लोग इसको दोबारा से करते हैं कि यहाँ पे एक मिल्टन जो है वो सिमिली यूज कर रहा है। ऑन हाफ द नेशन एंड विद फियर ऑफ चेंज परप्लेक्सेस मोनार्क। मोनार्क्स बच्चों क्या होते हैं कि मोनार्की या मोनार्क एक ऐसी हुकूमत को कहते हैं कि जब तक आदमी वो मरता नहीं है ना, हुकूमत करने वाला, किसी और को उसकी हुकूमत जो है वो मिलती नहीं है। तो अब क्या है, डिम इक्लिप्स की बात कर रहा है, डिजास्टर्स ट्वाइलाइट शेड ऑन हाफ द नेशन, तो आधी जमीन पर उसकी रोशनी पड़ती है, क्योंकि सूरज जब सन इक्लिप्स लगता है तो उसकी जो लाइट है वो डिम हो जाती है, तो वो हाफ ऑफ द अर्थ पर जो है वो पड़ती है। एंड विद फियर ऑफ चेंज परप्लेक्सिस मोनार्क्स। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि इससे वो जो मोनार्क है पुराने ज़माने में, बल्कि अब भी रिसेंटली भी, ये अपने मोस्टली बंदे ये सोचते हैं कि जब सन इक्लिप्स वगैरह लगता है, सूरज ग्रहण लगता है, तो कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, तो वो मोनार्क्स जो थे ना उस वक्त कहते हैं कि जैसे सूरज ग्रहण लगता है और मोनार्क्स जो हैं उनके जहन में ये परेशानी चल पड़ती है कि हो सकता है अब कुछ तब्दीली आ जाए, हो सकता है हमारा तख्ता उलट जाए, क्योंकि जालिम को हमेशा खौफ ही रहता है। देखिए, जब एक एक बंदा जो फेयर हुकूमत करे ना, बिल्कुल जस्टिस के साथ, उसको डर नहीं होता अपनी हुकूमत के फेंके जाने का। लेकिन जो मोनार्क्स हैं या जो लोगों के साथ एट्रोसिटीज कर रहे हैं, क्रुएलिटी है जिनके अहदे हुकूमत में, तो उनको हमेशा डर ही लगा रहता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा।
तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान, जैसे डिम लाइट अर्थ पे पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जो सैटर्न है उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो ब्राइटनेस है, वो कम हो चुकी है, वो डिम हो चुकी है। डार्क एंड सो येट, अब यहाँ पे ये जो येट का लफ्ज है, येट शोन अबव देम ऑल द आर्कएंजल, यहाँ पे लफ्ज जो येट है ना, डार्क एंड सो, कि वो ठीक है, वो हो गया, उसका रंग भी काला हो गया है, उसकी जो चमक दमक है वो मान पड़ गई, येट, लेकिन शोन अबव देम ऑल द आर्कएंजल, लेकिन फिर भी आज भी वो तमाम जो फरिश्ते हैं आर्कएंजल, बरगजीदा या नहीं, बरगजीदा तो अब उनको नहीं कहेंगे क्योंकि वो उन्होंने बगावत की है। जी, तो अब जो है वो एंड फियर ऑफ चेंज पर डार्क एंड सो, कि बेशक उसकी ग्लोरी, उसकी ब्राइटनेस कम हो गई है, लेकिन आज भी वो तमाम जो फॉलन एंजल्स हैं उनमें नुमाया नजर आता है। बट हिज फेस, लेकिन अब बट के साथ जो है वो बात करेगा, बट जो है ना, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन को शो करता है, लफ्ज बट या यट, कि उसकी जो प्रेजेंट सूरत हाल का वो बयान कर रहे हैं, प्रेजेंट उसकी ग्लोरी को या उसकी डिमनेस को बयान करते हुए वो बट का लफ्ज इसलिए यूज करते हैं कि आगे जाके आइडिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बट हिज फेस, लेकिन उसका जो चेहरा है, डीप स्कार्स ऑफ थंडर, थंडर क्या होगा जी, खुदा का गैजो गजब होगा, जो प्रॉब्लम्स या आप जो कहें कि जो नाजल उस पे कहर नाजल हो रहा है, उसको थंडर से तशबीह दी गई है, हैड, या उसको थंडर कहा गया है, हैड इंट्रेंच्ड एंड केयर सेट ऑन हिज फेडेड चीक, उसकी जो मध्यम रुखसारन पे फिक्र ही नजर आती है, बट अंडर ब्रोज, आप देखें उसकी जो फॉरहेड के नीचे, ऑफ डोंटलेस करेज, लेकिन अब बट का लफ्ज जहां जहां पे भी आएगा तो वो पिछली लाइन को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा होगा, उसको खत्म कर रहा होगा, उसको निगेट कर रहा होगा, उस बात की नफी कर रहा होगा। लेकिन अब फिर भी डोंटलेस करेज, उसका जो एक हौसला है, बेखौफी है, एंड कॉन्सिडरेट प्राइड, कॉन्सिडरेट प्राइड, सबसे ज्यादा नुमाया चीज जो उसके चेहरे पे है वो गरूर है, वो तकब्बुर है। वेटिंग रिवेंज, किस चीज का इंतजार कर रहा है, बदले का इंतजार कर रहा है। क्रूअल हिज आई, आंखें उसकी बड़ी बेरहम है, जालमाना है, बट लेकिन अब इस बात को वो निगेट कौन सी लाइन करिए, कास्ट साइन ऑफ रिमोर्स, पछतावा है उनमें, निशानी है उसमें पछतावे की, एंड पैशन टू behold द फेलोज ऑफ हिज क्राइम, और उन लोगों के लिए जज्बा है, जो फेलो ऑफ हिज क्राइम कौन है, जिन्होंने उसके साथ मिलके जुर्म किया है, ठीक है, उनके लिए, उनको वो देख रहा है। द फॉलोअर्स रादर फॉर अदर वंस beheld इन ब्लिस, जिन्होंने उसके साथ वो फॉलोअर्स, जिन लोगों ने उनके साथ उसके साथ वो करम नवाजियां भी देखी जब वो जन्नत में एक साथ थे, कंडेम्ड फॉर condemned forever now to have their lot कहते हैं किस्मत को, in pain, अब वो जब वो रांदा दरगाह हुए, जब उनको निकाला गया तो अब वो पेन में भी एक दूसरे के साथ हैं। मिलियंस ऑफ स्पिरिट्स, मिलियंस ऑफ स्पिरिट्स का क्या होगा कि जो लाखों की तादाद में स्पिरिट्स, एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं, फॉर हिज फॉल्ट, उसकी गलती की वजह से, किसकी गलती की वजह से, सैटर्न की गलती की वजह से, अमर्स एमर्स्ड, महरूम हो गए हैं, डिप्राइव हो गए हैं ऑफ हेवन, जन्नत से, एंड फ्रॉम इटर्नल स्प्लेंडरस फ्लंग फॉर हिज रिवॉल्ट, उसकी बगावत के नीचे, नतीजे में उसकी बगावत के नतीजे में क्या हुआ कि वो सब उस शान शौकत से, उस नेकियों से वो महरूम हो गए हैं। येट, अब फिर यहाँ पे येट और जहां पे बट आएगा, मतलब वो पिछली बात को निगेट कर देगा। येट फेथफुल हाउ दे स्टूड, लेकिन इसके बावजूद वो उसके साथ वफादार हैं। देयर ग्लोरी विदर्ड, उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो अजमत है, वो मान पड़ गई हुई है दोजख में रह के। एज कैसे, व्हेन हेवंस फायर हैड scattered the forest oaks or mountain pines with sign top their stately growth, दो bear stands on the blasted heat। अब यहाँ पे एक सिमिली यूज की गई है, यहाँ पे ऐसे कि जैसे जन्नत, हेवन से मुराद यहाँ पे स्काई है, जन्नत नहीं है। जब आसमानी बिजली पड़ती है ना, तो फिर ओक जो है वो एक दरख्त का नाम है, माउंटेन पाइन्स, और जो माउंटेन पहाड़ों की चोटियां हैं उन पे बिजली पड़ती है और वो जल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह उनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल मांद पड़े हुए हैं। ही, अब सैटर्न क्या कहता है, ही से मुराद सैटर्न है, नाउ प्रिपेयर्ड टू स्पीक, अब वो बोलने वाला है जी, अब उसकी आने वाली है पांचवी स्पीच, अभी आई नहीं है, उनको प्रिपेयर करेगा। वियर एट, ठीक है, जब वो बोलने लगता है, देयर डबल रैंक्स, वियर एट जब वो बोलने लगता है, देयर डबल रैंक्स दे बेंड फ्रॉम विंग टू विंग, वो सब जो है वो झुक जाते हैं,
जब वो बिल्कुल अभी वो उसने बोलना स्टार्ट ही किया तो सब झुक गए, जो फॉलन एंजल्स थे उसकी ताजीम में झुक गए। एंड हाफ एनक्लोज हिम राउंड, हाफ एनक्लोज हिम राउंड, ऐसे आधे जो गोल दायरा आप लगाते हैं, जैसे आप एक कर्व बनाते हुए एक हाफ कर्व की शेप में हो जाते हैं, विद ऑल हिज पीयर्स, अपने साथियों के साथ। अटेंशन हेल्ड देम म्यूट, थ्राइस ही असेड, असेड कहने की कुछ कोशिश करना, थ्राइस 3 दफा, एंड थ्राइस और तीनों दफा, इन स्पाइट ऑफ स्कॉर्ड, तेरी तेवरी उसकी माथे पे चढ़ी हुई है, उसको गुस्सा आया हुआ है, टीयर्स, लेकिन क्या हुआ, उसके आंसू निकल आए, सच एज एंजल्स वीप, जैसे कि फरिश्ते रोते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ पे शायद आपको सैटर्न पे तरस भी आए, लेकिन आपने खाना नहीं है, कि 3 दफा आप खुद इमेजिन करें कि एक फरिश्ता, इतना बरगजीदा फरिश्ता और जन्नत में रहे, और खुदा के इतने करीब भी हो, लेकिन फिर वो जन्नत से निकाला जाए, वो दोजख में आ जाए, वो इतनी तकलीफ में आ जाए, और उसने अब उसको पता है कि ये लास्ट, अब ये लाइंड अप हो चुके हैं, ये गॉड के साथ वार के लिए लाइंड अप हो चुके हैं, अब डू और डाई वाली जो है वो सिचुएशन है। और अभी उसने 3 दफा उसको, उसने बोलने की कोशिश की, उनको एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि उसके आंसू निकल आए। यहाँ पे ना इसके साथ मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ सैटर्न, तो उसको एक ह्यूमन क्वालिटी भी दी गई है। देखिए इंसान है तो वो एंजल, है तो वो सैटर्न जो एंजल था पहले, लेकिन यहाँ पे उसको ह्यूमनाइजेशन के साथ भी अटैच किया गया है थोड़ा सा। हम देखते हैं हम ह्यूमन हैं, हम वीक हैं, हम रो पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मिल्टन अपने आप को थोड़ा सा बरी करते हुए क्या कहते हैं, सच एज एंजल्स वीक, बिल्कुल ह्यूमन नहीं है वो, जिस तरह फरिश्ते रोते हैं वो उस तरह रोया था। बर्स्ट फॉर्थ एट लास्ट, वर्ड्स इंटरवोव विद साइज, सिसकियों के साथ, आहों के साथ लफ्ज निकले, फाउंड आउट देयर वे, लफ्जों ने अपना रास्ता जो है वो मापा। उसके बाद ये सैटर्न की फिफ्थ स्पीच आने वाले क्या कहते हैं, ओ myriads ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट्स, ओ नंबरलेस स्पिरिट्स या फरिश्तों, ओ पावर्स मैचलेस, बेमिसाल ताकत की तुम लोग जो हो, वो आप कह लें कि बेमिसाल जो ताकत है उसके जो तुम लोग मालिक हो, जो इसकी बेनजीर मिसाल है, किसी के साथ मिसाल नहीं मिलती बट विद द ऑलमाइटी, लेकिन किसके साथ मिलती है, अल्लाह के साथ। तो वो डायरेक्ट उनको कंपेयर कर रहे हैं नौजुबिल्ला अल्लाह के साथ के, और किसी का आप कहें कि जिगरा नहीं है जो तुमसे लड़ सके अल्लाह के अलावा, और इतने तुम लोग नंबरलेस हो, या तुम्हारी पावर इतनी है जितनी गॉड की है। एंड दैट स्ट्राइफ वॉज नॉट इन ग्लोरियस, अब यहाँ पे सबसे जो आप कह लेंगे समझने वाली चीज है, वो यही चीज है कि वो रेट्रिक्स का यूज इस्तेमाल कर बहुत यूज करता है, वो अपने आप को एक बहुत बेहतरीन लिंग्विस्ट साबित करता है। सैटर्न जो है वो रेट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, यानी ही नोज हाउ टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक। ये उसकी बड़ी यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे, और वो कितना शानदार लिंग्विस्ट है, वो लफ्जों को कैसे हेरा फेरी से इस्तेमाल करता है, और कैसे वो ब्लेम गेम करता है, कैसे वो अपने आप को इस चीज से आजाद करता है। एंड दैट स्ट्राइफ वाज नॉट इनग्लोरियस, वो जंग जो है, ये जो भी तुम लड़ने वाले हो, ये गैर अजीम नहीं है, इनग्लोरियस, ग्लोरियस शानदार, इनग्लोरियस गैर शानदार या गैर अजीम। दो द इवेंट वाज डायर, अच्छा ये जो तुम लोग जंग, जो उसका जो इवेंट था वो बड़ा आवफुल था, जो जंग उन्होंने पहले बागी बगावत की जंग लड़ी और अब फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं। एट दिस प्लेस टेस्टिफाइज एंड दिस डायर चेंज हेटफुल टू अटर, बट व्हाट पावर ऑफ माइंड फॉर सीइंग एंटिसिपेट, या उसकी प्रेडिक्शन करना किसी चीज की, और प्रेसेजिंग, दोनों का मतलब एक ही है, पेशीन गोई करना। From the depth of knowledge, past or present, could have feared how such united force of gods, how such as stood like these could ever now repulse। अब इस चीज के बारे में वो बात करेगा, अल्फाज का बड़ा उसने चुनाव किया है, बड़ी शानदार। ये जो चेंज हुआ उसके नतीजे में जो रिजल्ट आया, कहते हैं कि जो जंग आप लोगों ने शुरू की, और ये जो बगावत आप लोगों ने शुरू की, ये कोई इग्नोबल नहीं थी, ये तो कोई गलत चीज नहीं आप लोगों ने की, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा गलत निकला। देखो अब जो कौन बंदा ये अंदाजा लगा सकता है, अब कहते हैं व्हाट पावर ऑफ माइंड, कौन बंदा ये प्रिडिक्ट कर सकता था, कौन बंदा इस चीज की पेशिन गोई कर सकता था, जिसके पास पास्ट का भी नॉलेज हो, जिसके पास प्रेजेंट का भी नॉलेज हो, वो बंदा कैसे, कौन बंदा ये कह सकता था, हाउ सच यूनाइटेड फोर्स ऑफ गॉड्स, हाउ सच एज स्टूड लाइक दीज, कि ये जो अल्लाह के जो इतने फरिश्ते थे गॉड्स के, यानी ये जो बजाते खुद गॉड्स उनको कह रहा है, वो नाउज बिल्ला वो कह रहा है कि ये जो खुदा थे, जैसे अब इनको देखो ये कैसे खड़े हैं, कुड एवर नाउ रिपल्स,
कैसे उनके साथ इतना बुरा हो सकता है? यानी अब वो कह रहा है कि कोई भी बंदा, कोई भी ज़ी शऊर या इल्म वाला बंदा ये नहीं कह सकता था कि भई इतनी शानदार आर्मी होगी और उनके साथ ये सलूक किया जाएगा। For who can yet believe, कौन कैसे यकीन कर सकता है? Though after loss that all these puissant beings who exile had emptied heaven, who is exile, जिनकी जो जन्नत से निकले, अब कहते हैं कि अब वो दूसरी बात भी, दूसरा उनको ना बहुत ज्यादा वो उस चीज को, अब वो दोबारा वो उस चीज़ को करना शुरू हो गया है कि कहते हैं अच्छा पहले भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था इतनी शानदार फ़ौज के साथ इतना बुरा होगा, और अब भी कोई बंदा ये नहीं, अब भी कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि इतनी शानदार आर्मी होगी, पावरफुल लश्कर होगा, इतना पावरफुल लश्कर कि जब वो निकला तो जन्नत खाली हो गई। हैड का मतलब ये होता है हैड एम्पटाइड हेवन शैल फेल टू रीअसेंड, कि वो दोबारा भी जन्नत के हसूल में नाकाम हो जाएँगे। इफ काउंसल्स डिफरेंट, अच्छा पहले यहाँ तक इसको थोड़ा सा क्रिटिकली भी देख रहे हैं। अब वो उनको मेंटली प्रिपेयर भी कर रहा है, किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो ये बात कह रहा है कि पहले भी आपकी आर्मी इतनी ज्यादा थी, लेकिन आप जब आपने बगावत की तो आप निकाले गए, तो अब भी इस चीज का यकीन मत रखें कि मतलब आप जीतेंगे ही। वो उनको मेंटली जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है बाय द यूज ऑफ रेट्रिक्स। इफ काउंसल्स डिफरेंट और डेंजर स्टंट by me have lost our hopes, but he who reigns monarch in heaven, he who reigns, लेकिन वो जो हुकूमत कर रहा है जन्नत में, till then as one secure set on his throne upheld by old repute, जिसकी एक पुरानी जो reputation है, consent और custom, and his regal state put forth at full but still his strength concealed, which tempted our attempt and wrought out our fall। अच्छा जी, यहाँ तक इस बात को समझे पहले। कहता है कि अब भी अब अब वो यहाँ पे गॉड के बारे में एक बात कर रहा है, मोनार्क, ठीक है, मोनार्क का लफ्ज वो उसके लिए अल्लाह ताला के लिए यूज कर रहा है, गॉड के लिए यूज कर रहा है। कहता है कि अभी तक उसकी जो हुकूमत है, उसका जो तख्त है, वो बिल्कुल आप कहें कि हेवन में उसने अपना तख्त लगाया हुआ है। जो शैतान जो है वो अल्लाह के बारे में बात कर रहा है, गॉड के बारे में, उसकी ना एक रेप्यूटेशन है उस तख्त के बारे में। वो कह रहा है कि उसकी एक रेप्यूटेशन है बड़ी पुरानी, कि भाई जब हम देखें बच्चों, जब भी हम लफ्ज गॉड का यूज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ लफ्ज पावर का लफ्ज यूज कर, इमेजिनेशन हमारी यही होती है कि शहनशाह या मालिक। जब खुदा का लफ्ज आता है तो हम कहते हैं कि ऑल पावरफुल, जितनी पावर्स हैं वो सारी अल्लाह के लिए है। तो कहता है कि उसकी जो एक रेपुटेशन बनी हुई है ऑलरेडी, कि वो तो बहुत पावरफुल है। ये कस्टम कह लें कि एक रिवाज है, सब जो है यही कहते हैं कि खुदा बहुत पावरफुल है। और हिज रीगल स्टेट पुट फॉर्थ एट फुल बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कंसील्ड, लेकिन फिर भी जो खुदा की ताकत है वो पोशीदा है, लोगों को उस चीज का अंदाजा नहीं है। ठीक है, विच टेम्प्टेड अवर अटेम्प्ट, हमारी जितनी भी कोशिश थी ना, वो सिर्फ उसी वजह से हुई, एंड रॉट और फॉल, और यही हमारे जवाल की वजह बनी। यानी खुदा के बारे में साथ हम ऑल पावर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तमाम जो ताकतें हैं वो खुदा के लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी जो खुदा की ताकत है वो पोशीदा है, उसका जो इसरार है वो किसी पे खुला नहीं है। तो शैतान कहता है वो जो खुफिया ताकत थी ना, वो जो खुफिया एबिलिटी थी, उसने हम लोगों को मरवा दिया है। henceforth his might we know and know our own, अब क्या है, अब खुदा की ताकत हम जानते हैं और हम अपनी भी जानते हैं। so as not either to provoke, either या इधर दोनों सही है, as not either to provoke or dread new war provoked, our better part remains to work in close design by fraud or guile। अब एक्चुअली ये अपने मिशन के बारे में बात कर रहा है। कहते हैं गॉड के पास पावर है, ठीक है, हमें अपनी पावर का भी पता है, हमें गॉड की पावर का भी पता है। अब हमारा एक मिशन है कि हमने एक नई जंग छेड़नी है, ठीक है। आवर बेटर पार्ट रिमेन्स टू वर्क इन क्लोज डिजाइन बाय फ्रॉड और गाइल। सीक्रेट मिशन क्या है जी उसका, उसका एम क्या है कि फ्रॉड के साथ, धोखाधड़ी के साथ हम लोगों ने अब एक जंग लड़नी है। वट फोर्स अफेक्टेड नॉट, जहां पे ताकत काम नहीं करती, दैट ही नो लेस देन एट लेंथ फ्रॉम अस मे फाइंड who overcomes by force had overcome but half his foe। जहां पे ताकत काम नहीं करती ना, वहां पे फ्रॉड, धोखा काम करता है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो लोग ताकत में मुकाबला नहीं कर सकते, वो धोखा यूज करते हैं या वो फ्रॉड यूज करते हैं अगले को, अपने दुश्मन को जेर करने के लिए। यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन की हुई है मैंने, बाय फोर्स हैड ओवरकम बट हाफ इज फो। अल्लाह ताला के पास ताकत है,
फोर्स है, फोर्स का मुकाबला वो फोर्स से कर सकता है, गॉड जो है वो फोर्स का मुकाबला फोर्स से कर सकता है, लेकिन गॉड फ्रॉड तो नहीं है ना, नाउजुबिल्ला, हम उसको तो खुदा की जात के साथ मंसूब नहीं कर सकते ना। तो जो शैतान कहता है कि फोर्स के साथ तो हमें जीत लेगा, फोर्स के लिहाज से देखें, क्योंकि उसकी जो ताकत है खुदा की वो पोशीदा है हमसे, तो हो सकता है ताकत में वो हमसे जीत जाए, लेकिन हमारे हम पे वो आधा गलबा पा सकता है, क्योंकि आधी जंग तो हम फ्रॉड से लड़ेंगे, आधी जंग तो हम धोखा दही से लड़ेंगे, ठीक है। स्पेस में प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, वेयर ऑफ सो राइफ, देयर वेंट अ फ्रेम इन हेवन दैट ही एवर लॉन्ग इंटेंट टू क्रिएट एंड देयर इन प्लांट। अच्छा जी, अब वो बात कर रहा है उन र्यूमर्स के बारे में, उन अफवाहों के बारे में। अब वो बात करेगा दुनिया के बारे में, ठीक है, ह्यूमन की क्रिएशन के बारे में, कि जो अफवाहें जो है वो सुन रहा है। स्पेस में प्रोड्यूस न्यू वर्ड, स्पेस से मुराद यहाँ पे गॉड है, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो नई दुनिया बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। वेयर ऑफ सो राइफ देयर वेंट अ फेम इन हेवन, आजकल जन्नत में बातचीत चल रही है, दैट ही एवर लॉन्ग इंटेंटेड टू क्रिएट एंड देयर इन प्लांट, कि जो अल्लाह है वो बनाने जा रहे हैं, वो पैदा करने जा रहे हैं अ जनरेशन, एक ऐसी जनरेशन whom his choice regard should favor equal to the sons of heaven, एंजल्स के साथ। यानी उस वक्त वो शैतान ये बात कर रहा है कि अब आजकल जन्नत में एक अफवाह चल रही है कि खुदा जो है वो एक नई दुनिया बनाएगा और वहां पे एक क्रिएशन बनाएगा, वहां पे एक जनरेशन बनाएगा जो ह्यूमन बींग्स की बेसिकली बात कर रहा है। तो गॉड विल ट्रीट ह्यूमंस एज एंजल्स, के जैसे अल्लाह ताला ने एंजल्स पे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की बरसात की, ब्लेसिंग्स दी उनको, बहुत ज्यादा बरकत दिए उनको और बहुत ज्यादा फवाइद दिए, या आप कह लें कि बहुत ज्यादा आसानियां उनको दी, वैसे ही अल्लाह इंसानों को भी एंजल्स की तरह ट्रीट करेगा। थाइडर, इफ बट टू pray shall be perhaps our first reputation, thither or elsewhere for this infernal pit जो है वो hell है, shall never hold celestial spirits in bondage nor the abyss long under darkness cover। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, अच्छा वो जो दुनिया बनाएंगे ना, तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में यानी तजस्सुस में ही, ये जैसे भी सही, हम उस दुनिया में घुस जाएंगे, ये शैतान जो है ये बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि ये जो हेल है ना, ये अब हमारी सेलेस्टियल स्पिरिट्स, ये जो हम रूहें हैं, हम फरिश्ते हैं, जो हम शानदार लोग हैं, हमारी ये जगह नहीं रहेगी, और इस क्यास में और इस डार्कनेस में हम मजीद नहीं रहेंगे। बट दीज थॉट्स फुल काउंसिल मस्ट मैच्योर, पीस इज डिसअपियर्ड। बात तो ये है, इंटेंशन तो ये है, उसका इरादा तो ये है कि पीस तो अब जनाब बिल्कुल होना ही नहीं है, अमन तो होना ही नहीं है। पर हु कैन थिंक सबमिशन, कौन सबमिशन का, कौन के हम लोग अपने आप को सरेंडर कर दें, सबमिट कर दें, हम लोग कोई भी नहीं सोच सकता। वॉर देन वॉर, ओपन और अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व्ड। ये बेसिकली ये सैटर्न जो है वो अपना एम इसमें बयान कर रहा है। ही स्पेक मतलब ये ओल्ड फॉर्म है स्पोक की, ही स्पोक वो बोला, and to confirm his words out flew millions of flaming swords drawn from the thighs of mighty शेरुबियम। अब जी वो उसने बोला, और उसके अल्फाज को कंफर्म करने के लिए, उसकी बात की तईद करने के लिए, लाखों की तादाद में मिलियंस की तादाद में, वो जो थाइज, ये जो उनके थाइज पे उन्होंने ना एक ड्रेस बांधा हुआ था अपनी, जो उनकी तलवारें वगैरह थी वहां पे, तो उन वो जो है वो लहराना शुरू हो गई। द सडन ब्लेज फॉर राउंड इल्यूमिनेट हेल, अब ये जो अचानक वो जो चमक हुई ना, उसने दोजख को भी रोशन कर दिया, ठीक है। आग थी वहां पे लेकिन डार्कनेस थी वहां पे, बिल्कुल आग के होते हुए अंधेरा था। हाईली दे रेज्ड अगेंस्ट हिज हाईएस्ट, अब वो खुदा के तो हाईली अगेंस्ट थे ना। एंड फियर्स विद ग्रास्प्ड आर्म्स, ये जो उन्होंने ग्रास्प्ड आर्म्स, ये जो असलहा पकड़ा हुआ था, क्लैश्ड ऑन देयर साउंडिंग शील्ड्स ऑफ दिन ऑफ वॉर, दिन ऑफ वॉर, ड्रेस ऑफ वॉर, हर्लिंग डेफियंस टुवर्ड द वॉल्ट ऑफ हेवन। अब वो जो सारे जो थे ना, उनकी जो प्रोड्यूसिंग जो a strong warlike sound जो थी, that forwarded a challenge directed towards heaven, यानी heaven को तो अब वो बिल्कुल जो चैलेंज करने वाले थे उसके बारे में थी। अब जी उसकी नेक्स्ट हम लोग किस चीज के बारे में यहाँ से बात करेंगे, देयर स्टूड अ हिल नॉट फॉर। अब यहाँ पे एक बात करें द बिल्डिंग ऑफ पेंडेमोनियम के बारे में, जो है ना, उन्होंने अपना एक दारुल हुकूमत बनाया, या अपना एक हॉल बनाया जहाँ पे वो सारा उसको एक कैपिटल, जहाँ पे सब इकट्ठे हो सकें और बातचीत कर सकें, ठीक है। और
देयर स्टूड अ हिल नॉट फॉर, अब वहाँ एक हिल के बारे में बता रहे हैं, हुज ग्रिसली टॉप बेल्च्ड फायर, बेल्च्ड फायर यानी जिसकी टॉप जो थी ना, आप इसको थोड़ी सी पर्सोनिफिकेशन में भी ले सकते हैं, जो जिसकी जो टॉप थी, जिसकी जो ऊंचाई थी, वो डकार ले रही थी किस चीज के, बर्प कर रही थी आग के, एंड रोलिंग स्मोक, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं था। हाँ जी। अब उसकी जो डकार ले रही थी, उसकी जो टॉप थी, और वहां पे धुएं के जो मरगुले थे, द रेस्ट इंटायर शोन विद ग्लॉसी स्कर्फ, यानी यहाँ पे सरफेस से मुराद है, अनडाउटेड साइन दैट इन हिज वॉर्म वाज हिट मेटालिक और, मेटालिक और ये जो मादा था, ये जो वहाँ उसकी जो कोर में वॉर्म जो है, वो जैसे एक विमेन कैरीज अ बेबी इन हर वॉर्म, तो उसी तरह जो उसकी जो पहाड़ी थी, उसकी जो अंदर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक ऐसा मादा था, द वर्क ऑफ सल्फर, सल्फर जो है वो आग के साथ जो है वो आग के बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके जो वॉर्म थी या उसके जो कोर थी, उसमें उस पहाड़ी की कोर में सिर्फ सल्फर ही था, आग थी। थाइडर विंग्ड विद स्पीड, न्यूमरस ब्रिगेड हैसन्ड, जल्दी जल्दी एक बेशुमार एक ब्रिगेड आई, ठीक है, स्पीड के साथ, जिनके परों की स्पीड आप कह लें, वहां पे एक न्यूमरस एक लातदाद एक ब्रिगेड आई जल्दी जल्दी, एज वेन बैंड्स ऑफ पॉइनर्स विद स्पेड एंड पिकैक्स, स्पेड क्या होता है, बेलचा, कदाल वगैरह उसने पकड़ी हुई थी, आर्म्ड उसके साथ, फॉरन फॉरन द रॉयल कैंप टू ट्रेंच अ फील्ड और कास्ट अ रैम्पर्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और ब्रिगेड आई है, ये ब्रिगेड जो है इसके बारे में आप जान लें कि ये जंग वाली ब्रिगेड नहीं है, लेकिन ये इनका काम कुछ और तरह का है। मेमन, मेमन जो है ना, ग्रीक मिथोलॉजी में भी इसको गॉड ऑफ वेल्थ के तौर पे जाना जाता है, इसको पूजा जाता भी है, लेट देम ऑन, लेकिन यहाँ पे आपने इसको कैसे समझना है कि ये जो मेमन जो है ना, मेमोन भी इसको पढ़ते हैं और इसको मेमन भी पढ़ते हैं, मेमोन कह लें चलें, ये जन्नत से जो ऑलरेडी निकाले हुए फरिश्तों में ये लो रैंक पे था, ये आर्क एंजल नहीं था, ठीक है, ये इसका रैंक थोड़ा सा लो था, और इसका काम क्या था, मेमोन द लीस्ट इरेक्टेड स्पिरिट दैट फेल, यानी सबसे कम जो जिसका रुतबा था वो मेमोन था, फ्रॉम हेवन, जन्नत से निकाला गया था, फॉर इवन इन हेवन ही लुक्स एंड थॉट्स वर ऑलवेज डाउनवर्ड बेंट। इसका काम क्या था, आप इस लाइन का मतलब ये है, जन्नत में भी, जन्नत में भी ये हमेशा इसकी नजरें नीची रहती थी, ये नजरें नीचे से मुराद ये नहीं है कि ये बड़ा शरीफ था, इससे मुराद ये है कि ये गोल्ड या दौलत जो है वो ढूंढता रहता था, ये गॉड ऑफ वेल्थ, इसको दौलत का बहुत, ये दौलत का पुजारी था फरिश्ता, जन्नत से भी इसको इसीलिए इसकी लालच की वजह से निकाला गया था, ये बहुत ज्यादा गोल्ड का पुजारी कह लें कि दौलत का पुजारी कह लें, या जिसका दौलत के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है या बहुत ज्यादा लालची है, तो इसलिए जन्नत में जहाँ पे हर एक बंदा नजरें उठा के सर उठा के इतने इनामों इकराम में जिंदगी गुजारता है कि वहां पे भी इसकी नजरें जो थी वो हमेशा नीची रहती थी, एडमायरिंग मोर द रिचेस ऑफ हेवंस पेवमेंट। अच्छा, जो जन्नत के रास्ते थे वहां पे भी उसका रिचेस यानी गोल्ड दौलत ढूंढता रहता था, ट्रोडन गोल्ड, यू नो, देन ऑट डिवाइन और होली एल्स enjoyed in vision विजन ब्यूटिफिक का मतलब होता है कि ब्लेस्ड साइड ऑफ गॉड, यानी तब भी उसको रोना धोना ही था, वो खुदा की साइट या उसकी जो नामो इकराम थे उनको भी एंजॉय नहीं किया, उसने बस नीचे देखना है और दौलत ढूंढनी है। बाय हिम फर्स्ट मैन आल्सो एंड बाय हिज सजेशन टॉट ransacked the center and with impious hands rifled the bowels of their mother earth। अच्छा जी, ओ अच्छा, अब इसमें उसकी क्या बात की गई है जी, उसमें ये है कि बाय हिम फर्स्ट मैन आल्सो ही बेसिकली टॉट मैन अबाउट द ग्रीड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे एक चीज और आपने जो है वो देखनी है कि गोल्ड इज अ कर्स, मिल्टन क्या कहता है कि गोल्ड इज अ कर्स, कि वो सोने को एक लानत के तौर पे लेता है, उसको एक फायदे के मंद चीज के तौर पे नहीं लेता, तो आप उसको हमेशा मिल्टन का जो एटीट्यूड है गोल्ड के लिए वो नेगेटिव वे में देखेंगे। तो कहते हैं कि उसी से आदमी ने सीखा, लालच उसी से सीखी, और उसने क्या किया कि उसने क्या सिखाया कि अपने ये जो इम्पायस पायस कहते हैं, पाक बरगजीदा एम्पायर्स जो है वो नापाक जो हाथ हैं वो रिफ्लेक्ट कि वो भरेंगे जो अपने बाउल्स हैं, अपने जो जमीन जो माँ है उसको अपने नेगेटिव वे में उसको कह रहे हैं। अब इस बात को समझें कि मिल्टन यहाँ पे नेगेटिव वे में ये कहना चाह रहा है कि इसने ही इंसान को सिखाया, लालच भरी उसके दिल में, ताकि वो अपनी जमीन जो अपनी माँ जमीन है, अर्थ जो है मदर अर्थ, उसको
फॉर ट्रेयर्स बेटर हिड, जिसके अंदर खजाने छुपे हुए हैं, वो उसको खंगाल लें, वो उसके नापाक हाथों से उसका सीना चाक करें और उससे वो सोना निकालें। सून हैड हिज क्रियू, अब उसका क्रियू भी है, उसके जो हेल्पर्स हैं, लेबरर्स हैं, मेमोन के साथ, ओपन इनटू द हिल अ स्पेशियस वाउंड एंड डिग्ड आउट रिब्स ऑफ गोल्ड, और जल्दी उन्होंने जो है वो स्पेशियस वाउंड, अब एक जो हिल है उसको डिग आउट किया और वहां से गोल्ड निकाला। लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल, that soil may best deserve the precious bane, deadly poison। अब यहाँ पे इस लाइन्स का मतलब ये है कि चूंकि मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन जो है, वो गोल्ड को एक कर्स के तौर पे, एक लानत के तौर पे ले रहा है, तो वो कहते हैं कि ये चीज, ये जो डेडली पॉइजन है ना, ये होना भी इतनी ही इग्नोबल जगह पे या इतनी ही बुरी जगह पे, हेल में ही होना चाहिए सोना जो है। एंड हियर लेट दोज हु बोस्ट इन मॉर्टल थिंग्स एंड वॉन्डरिंग टेल ऑफ Babel and the works of Memphian kings, learn how their greatest monuments of fame and strength in art are easily outdone by spirits reprobate and in an hour, but in an age they with incessant toil and hands innumerable scarce perform nigh on the plain in many cells prepared। अब यहाँ पे वो बात करेगा जो मिल्टन है, मिल्टन ये बात कर रहा है कि जैसे कि बाबुल की और मेम्फियन किंग्स जो मिस्री बादशाह थे, बेबलियन जो थी, और बेबलियन भी एक शहर का नाम है, और मिस्री बादशाहों ने अहराम मिस्र बनाया, बड़ी शानदार वो आर्किटेक्चर, बड़ी शानदार इमारतें बनाई, और बड़ा इन पे बूस्ट अप करते हैं ना मॉन्यूमेंट्स, ये जो यादगारें हैं ऑफ फेम की, स्ट्रेंथ की, कुछ लोगों ने अपनी मशहूरी के लिए बनाई, कुछ ने अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए कुछ बनाई, कुछ आर्ट के लिए बनाई। तो ये जो सारी चीजें हैं, इजीली आउटडन बाय स्पिरिट्स, ये जो स्पिरिट्स हैं, ये जो गुनाहगार फरिश्ते हैं, इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। हियर ही इज मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ एंजल्स, फॉलन एंजल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, उनको कंपेयर कर रहा है, कहते हैं ये जो दुनियावी लिहाज से आप बड़े बूस्ट अप करते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज है, ये दुनिया में हराम मिस्र है, और ये हो गया और वो हो गया, और ये शानदार इमारतें, ये जो फॉलन एंजल्स हैं, ये तो एंड इन एन और एक घंटे के अंदर अंदर बना दें ये सारी चीजें। But in an age they, with incessant toil and hands innumerable scarce perform nigher on the plain in many cells prepared, that underneath had veins of liquid fire, sluiced from the lake and a second multitude। अच्छा जी, अब क्या होगा कि अब वो उसको आप इसका देखेंगे कि वो एक सिस्टमैटिक जो है मैनर से हम लोगों को 3 ग्रुप्स के बारे में बताएगा जो मेमोन के अंडर उस वक्त काम कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि कोई भी एक ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो मेमोन के अंदर अंडर एक ग्रुप काम कर रहा था, उन्होंने हर जगह से जो है वो सोना तलाशा। और अब जो दूसरा ग्रुप था, ग्रुप एंजल का, वो क्या कर रहा था, विद वॉन्डरस आउट फाउंड आउट दैट मैसी और severing each kind and scumped the bullion dross, not pure metal. A third as soon had formed within the ground a various mold, and from the boiling cells by strange conveyance filled each hollow nook। अच्छा जी, अब here he is telling us about the 3 groups which were working under the leadership of Memon। पहला ग्रुप क्या था जी, पहला ग्रुप ये कर रहा था, वन ग्रुप वाज फाइंडिंग गोल्ड, वो जो मेमोन का पहला ग्रुप था। जो सेकंड मल्टीट्यूड की उसने बात की है, उसमें वो दूसरे क्या कर रहे थे, मेल्टिंग द ओर, वो ओर को, वो जो मेटल को, जो जहन्नम की तरफ से वो जो लिक्विड फायर आ रही थी, स्ट्रीम्स आ रही थी, उसमें उसको मेल्ट कर रहे थे, सोने को, या उसमें जो मेटल था उसको पिघला रहे थे। तीसरा क्या कर रहा था जी, तीसरा क्या रहा था, फॉर्म्ड, वो उनको शेप कर रहा था, वो उनकी शक्लें बना रहा था, ठीक है, बॉइलिंग सेल्स की। तो यहाँ पे वो एक बड़े सिस्टमैटिक वे में वो अपने आप को उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जो कि मेमोन के लीडरशिप में काम कर रहे थे। और ये बात याद रखें कि मेमोन जो था वो एक जंगी फरिश्ता नहीं था, वो इन्हीं कामों के लिए, गोल्ड के लिए या वेल्थ कलेक्ट करने के लिए यूज होता। अब उनके काम करने के लिए उसने एक सिमिली यूज किया, एज इन एन ऑर्गन फ्रॉम वन ब्लास्ट ऑफ विंड टू मैनी अरो ऑफ पाइप्स द साउंड बोर्ड ब्रीदिस। तो यहाँ पे कि वो कैसे काम कर रहे थे, वो जो सारे शेप्स वगैरह बना रहे थे, कि उनकी जो आवाजें थी मेटल को पिघलाने की या उसकी शेप करने की, एज इन अ म्यूजिक ऑर्गन के जैसे, एयर करंट इज एस्टेब्लिश्ड, द साउंड बोर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल द पाइप्स। ठीक है, ये यहाँ पे उसने एक सिमिल यूज किया है। एंड सून ही अब क्या हुआ,
आउट ऑफ द अर्थ अ फैब्रिक ह्यूज रोज लाइक एन एक्सोलेशन, जैसे एक बहारात उड़ते हैं ना हवा में, वैसा हुआ। यानी astonishing construction leapt out from the earth like a steam or mist to the sweet and melodious notes of music. यानी with the sound of dulcet symphonies and voices sweet will like a temple, एक टेम्पल की तरफ। यानी अचानक ही क्या हुआ, एक नमूदार हुआ, सिम्फनीज धुनें बज रही हैं, और एक टेम्पल की तरह का एक चीज जो है वो जमीन से नमूदार हुई। वेयर प्लास्टर्स, ये जो पिलर्स होते हैं उनके बारे में, वेयर प्लास्टर्स राउंड वर सेट, गोल उसके पिलर्स थे, एंड डोरिस पिलर्स ओवरलेड विद गोल्डन आर्की आर्किट्रेव नॉट इट देयर वेंट। कॉर्निस और फ्रीज जो है ये आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, साथ लिखा भी हुआ है विद बॉसी स्कल्पचर्स ग्रेवन, उसके ऊपर स्कल्पचर्स ग्रेवन कुंदा किए हुए थे अल्फाज भी। द रूफ वाज फ्रेटेड गोल्ड, जो रूफ था छत था वो भी सोने का था। नॉट बेबीलोन नॉट ग्रेट अल कायरो, हराम मिस्र या बेबीलोन की जो इमारतें थी वैसा भी नहीं था। सच मैग्निफिकेंस इक्वल्ड इन ऑल देयर ग्लोरीज टू एनश्राइन, एनश्राइन ये जो टेम्पल्स वगैरह बनाते थे किसके लिए, बेलुस के लिए, सेरापिस के जरिए के लिए, देयर गॉड्स ये उनके खुदा थे, और जो उनके लिए जो टेम्पल बनाते थे, और सीट देयर किंग्स या अपने किंग्स को खुश करने के लिए उस वक्त के। व्हेन इजिप्ट का जो है वो विद एसीरिया स्टोव स्ट्रूव इन वेल्थ एंड लग्जरी। यानी अब वो कह रहा है कि जमीन पे अचानक ही एक कह लें कि एक टेम्पल सा नमूदार हुआ, और वो इतना शानदार था कि बेबीलोन या अल कायरो या मिस्र में कभी भी ऐसी शानदार बिल्डिंग जो वो अपने खुदाओं को खुश करने के लिए बनाते थे वो भी कभी वैसी नहीं बनी थी। या वो अपने नाइट्स को, वो अपने किंग्स को खुश करने के लिए जो इमारतें बनाते थे वो भी कभी वैसी नहीं बनी थी। वो इतनी शानदार थी, जिसका जो छत था वो सोने का था, जिसपे अल्फाज जो बड़े सोने से कुंदा किए गए थे। द असेंडिंग पाइल स्टूड फिक्स्ड हर स्टेटली हाइट। तो अब वो जो चीज थी, जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल रेजोल्यूट और स्टेडी और टाल जो है वो खड़ा था। और एंड स्ट्रेट द डोर्स ओपनिंग देयर ब्रेजन फोल्ड्स डिस्कवर वाइट within her ample spaces over the smooth and level pavement. अब जी वो उसने अपनी जो मंजर कशी है मिल्टन की वो जारी है, वो मंजर को जो ढाल रहा है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं अल्फाज के जरिए। जो उसकी जो विजुअलाइजेशन है मिल्टन की, वो अपने पीक पे है, और उसके बारे में वो बात कर रहा है। अब वो जो उनका एक पेंडेमोनियम बना है उसके बारे में, अब वो जो मजीद उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है, उसकी खसूसियात जो है वो बयान करेगा। यहाँ पे हमें इसका जो आर्क रूफ है या जो इसकी पेवमेंट है उसके बारे में हमें बता रहा है कि पेंडेंट बाय सब्टल मैजिक। अब जो वहां पे बहुत ज्यादा एम्पल स्पेसेस ओवर द स्मूथ एंड लेवल पेवमेंट, वहां पे बहुत ज्यादा लैंप्स जो थे वो लटके हुए थे, और वो बाय सब्टल मैजिक, वो उनके साथ कोई तारे वगैरह थी नहीं थी, या उनके साथ कोई लटकाने वाली चीज नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो किसी मैजिक की वजह से ही लटके हुए थे। मैनी अ रो ऑफ स्ट्रे लैम्प्स एंड ब्लेजिंग क्रिसेट्स, जितने भी चमकदार चीजें थी, रोशनदान, फानूस या फिर जितने भी लैंप्स थे वो ऐसे लटक रहे थे बगैर किसी भी हेल्प के सहारे के। फेड विद नेफ्था एंड एसफॉल्टस, ये ईंधन की किस्में हैं जी जो आग जलाने के लिए वहां पे इस्तेमाल हो रही थी। यील्डेड लाइट एज फ्रॉम अ स्काई, ऐसे रोशनी पड़ी थी जैसे आसमान से पड़ती है। द हैस्टी मल्टीट्यूड एडमायरिंग एंटर, यहाँ पे मुराद वो एक रेबल एंजल्स हैं, ठीक है, और जो बागी फरिश्ते हैं, अब वो जो जल्दी जल्दी में दाखिल हुए हैं। एडमायरिंग एंटर्ड एंड द वर्क सम प्रेज, किसी ने काम की तारीफ की, एंड सम द आर्किटेक्ट, किसी ने मेमोन की तारीफ की, क्योंकि ये जो सारी जो पेंडेमोनियम का हाल है ना, ये मेमोन के अंडर आता है, ये उसने बनाया है। हिज हैंड, उसके जो हाथ थे किसके, मेमोन के, वाज नोन इन हेवन बाय मैनी अ टावर स्ट्रक्चर्ड हाई, उसने बड़े टावर्स बनाए थे जन्नत में भी, वो बड़ा आर्किटेक्ट था, और बड़ा उसका शानदार कमाल का आर्किटेक्चर होता था वहां पे। वेयर स्केप्ट्रेड एंजल्स हेल्ड देयर रेजिडेंस, जहाँ पे वो फरिश्ते जो थे वो रहते थे। एंड सेट एज प्रिंसेस, और प्रिंसेस है मुराद यहाँ पे कि वो शहजादों की तरह वहां पे रहते थे। हम द सुप्रीम किंग एक्सॉल्टेड टू सच पावर, अब यहाँ पे फरिश्तों पे नवाजिशात की बात हो रही है। मेहमान की बात करते करते मिल्टन जो है वो फरिश्तों पे नवाजिशात की बात पे आ गया है कि ये जो मेमोन ने सारी चीजें बनाई शानदार, वो बनाता था, इमारतें बनाता था जन्नत में जहाँ पे फरिश्ते रहते थे, जिनको बहुत ज्यादा नवाजा था खुदा ने। एंड गेव टू रूल ईच इन हिज हायरार्की, और हर एक को अपना एक काम, एक रूल दिया था, हुकूमत दी थी। The orders bright, nor was his name unheard or unadorned in ancient Greece and in Ausonian, ये इटली का जो है उसके बारे में बात किया। लैंड मैन कॉल्ड हिम मल्सीबर, अब यहाँ पे इसका एक
इस बात को याद रखना है कि ग्रीस में भी और इटली में भी उसको पूजा जाता था, एज अ गॉड ऑफ वेल्थ के तौर पे, और उसको एक मल्सीबर के नाम से जाना जाता था। मेमोन का जो दूसरा नाम था वो मल्सीबर था। एंड हाउ ही फेल फ्रॉम हेवन, दे फेबल्ड, कैसे वो निकाले गए जन्नत से? थ्रोन बाय एंग्री जोव, यहाँ पे गॉड है, गॉड के बारे में, थ्रोन बाय एंग्री जोव के उन्हें जोव ने या गॉड ने निकाल दिया। शीर ओवर द क्रिस्टल बैटलमेंट्स, फ्रॉम मॉर्न टू नून ही फेल, फ्रॉम नून टू ड्यूई ईव। ड्यूई ईव ये जो शबनम वाली शाम होती है, कि सुबह शाम से दोपहर, दोपहर से रात, और वो भी असमर्स डे, एक समर के दिन की, एक गर्मियों के दिन की। एंड मेक द सेटिंग सन ड्रॉप्ड फ्रॉम द जींद, और सूरज जब वो गुरूब हो रहा था वो सर के बल गिरे। लाइक अ फॉलिंग स्टार, कैसे? जैसे एक स्टार गिरता है, एक तारा टूटता है। ऑन लेमनोस द द एजियन आइल, thus they relate एरिंग, एरिंग का मतलब है रॉन्ग डूइंग, फॉर ही विद दिस रिबिलियस राउट फेल लॉन्ग बिफोर, वो भी अपने जो बागी फरिश्तों के साथ, बागी गुरों के साथ बहुत पहले उसको फेंका गया था। nor aught availed him now to have built in heaven high towers, nor did he escape by all his engines, but was headlong sent with his industrious crew to build in hell. अच्छा, इसका क्या मतलब है? टू हैव, इसको उसको इस बात से, नॉर ऑट अवेल्ड हिम नाउ, उसको इस बात से कोई उसको आसानी नहीं दी गई, इस बात से उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। टू हैव बिल्ट इन हेवन हाई टावर्स, कि उसने जन्नत में बड़े बड़ी इमारतें बनाई हैं, बड़े लॉन्ग टावर्स बनाए हैं, उसको इस बात से कोई फायदा नहीं हुआ। उसने गलत किया, उसकी सजा के तौर पे उसके इंडस्ट्रीज क्रू, उसके सारे लेबरर्स, उसके सारे जो कह लें कि उसके हेल्प करने वाले थे, उनके साथ उसको दोजख में फेंक दिया गया। कोई उस हेडलॉन्ग के साथ, मतलब सर के बल, वो भी सबके साथ ही गिरा। उसके बाद अब जी, मीन वाइल ही द विंग्ड हेरल्ड्स बाय कमांड ऑफ सॉवरेन पावर। अब ये जो सारे जो थे फरिश्ते, उनके बारे में बात हो रही है जी, उनके जो एन असेंबली ऑफ द रेबल एंजल्स एड्रेस्ड, आगे उसके साथ अब वो बहुत ज्यादा जो यूज करेगा वो, विद ऑफुल सेरेमनी एंड ट्रम्पेट साउंड। फिर अब वो सेरेमनी उनकी एक स्टार्ट हुई है, साउंड्स आ रही है म्यूजिक की। थ्रू आउट द होस्ट प्रोक्लेम a solemn council forthwhile to be held at पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम में डेमन का लफ्ज मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ सर्कल। डेमन यानी जो शैतान है, उसका उसका जो हॉल है, उसका, उसके पेंडेमोनियम का जो लफ्ज वो क्वाइन किया है ना मिल्टन ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है कि इसमें डेमन है ही इसी में। द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड हिज पियर्स। अब क्या हुआ जी, वहां पे पूरी जो शैतान है और उसकी जो उसके जो पियर्स, उसके मानने वाले, उसके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो अब वहां पे जमा हो गए हैं। कैपिटल उन्होंने अपना बना लिया है। देयर समन्स कॉल्ड फ्रॉम एवरी बैंड एंड स्क्वाड रेजिमेंट बाय प्लेस और चॉइस द वर्दिएस्ट, दे एनन विद हंड्रेड्स एंड विद थाउजेंड्स ट्रूपिंग केम अटेंडेड। वो हंड्रेड्स की तादाद में, थाउजेंड्स की तादाद में वो लोग आए हैं। ऑल एक्सेस वाज थ्रोंग्ड, सारी जो जगह थी वो भर चुकी थी। जहां द गेट्स एंड पोर्चेस वाइड बट चीफ द स्पेशियस हॉल, जो मेन उसका जो हॉल था, उसके जो गेट्स थे, यानी अब फिर वो उनकी तादाद के बारे में बात करेगा कि कितने वो नंबरलेस थे, कितने वो अनलिमिटेड कह लें, कि अनलिमिटेड नंबर कह लें। Though like a covert field where champions bold won tried in arms and at the Soldan's cheers defied the best of Panem chivalry, यानी उस मैदान की तरह थे वो लोग। यानी ये जो इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो एक हॉल, द हॉल लुक्ड लाइक द इंगल्फ लिस्ट वेयर नाइट्स रोड आर्म्ड एंड फॉर सैटर्न्स किंगडम डिफाइड एंड चैलेंज द बेस्ट ऑफ द पैगन विनर्स ईदर टू वारफुल विद ब्लडशेड और टू एन अनडैमेजिंग पैसेज ऑफ आर्म्स, के जहाँ पे नाइट्स वगैरह जो थे वो देखते होते थे, आप कह लें कि मुकाबला वगैरह देखते होते थे, मॉर्टल कम्बैट्स देखते होते थे, ठीक है, उस तरह का हर चीज भरी हुई थी, हर चीज वो तादाद में इतने ज्यादा थे। थिक स्वॉम्ड बोथ ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर। अब स्पिरिट्स हैं वो हवा में भी जा सकती हैं, ग्राउंड पे भी रह सकती हैं, क्योंकि वो स्पिरिट्स का लफ्ज जो है वो फरिश्तों के लिए यूज कर रही हूँ मैं। ब्रुश्ड विद द हिस ऑफ रेसलिंग विंग्स, ब्रश के अब उनकी जो विंग्स हैं, उनके पैरों के फड़फड़ाने की आवाज से हिस साउंड पैदा हो रही है। अब वहां पे सिमिली यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट यूज करता है, एज बीज इन स्प्रिंग टाइम व्हेन द सन विद टॉरस राइड्स। जैसे कि बीज जो है स्प्रिंग टाइम में, जब टॉरस एक जोडियक साइन है, ठीक है, वो टॉरस जो है वो सन से सन के रास्ते में आता है। pour forth their populous youth about the hive in clusters,
They among fresh dews and flowers fly to and fro or on the smoothed plank. अब यहाँ पे उसने बी के साथ उसने की है, उनकी इसकी सिमिली यूज की है, और के जिस तरह शहद की मक्खियाँ समर में अपने जो छत्ते की तरफ वापस फ्लावर्स से अपने रस निचोड़ के वापस आ रही होती हैं, तो हिस साउंड जो प्रोड्यूस होती है बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे लिखने वाली बात यह है कि जो बी है, बी की सिमिली उसने क्यों यूज की है। इट इज यूज फॉर 3 रीजंस। इसको प्लीज आप लिखते जाएं साथ साथ, क्योंकि पहली बात ये कि दे हैव मेड देयर बॉडी टिनी। अब जो उसने उन्होंने स्मॉल कर ली है अपनी बॉडी, अब वो फरिश्ते हैं। हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा कि वो इंसानों की तरह वो एक महसूस जिस्म या एक महसूस आप कहें जेंडर वो नहीं रखते। वो अपने आप को हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने आप को लिमिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि उसने इसलिए यूज किया है कि उन्होंने अपने जिस्म को छोटा कर लिया था, क्योंकि हाल में जगह नहीं रही थी, तो वो कुछ एयर में फिट हो गए, कुछ उसके ग्राउंड में फिट हो गए, और बहुत ज्यादा छोटी उन्होंने अपने आप को जिसामत में कर लिया था। दूसरा क्यों उसने यूज किया बी का, क्योंकि देवर नंबरलेस। ठीक है, कि वो इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी, जैसे शहद की मक्खियों को कोई नहीं गिन सकता, वैसे उनको भी कोई नहीं गिन सकता था। तीसरा पॉइंट क्यों उसने यूज किया कि उनमें कोऑर्डिनेशन था। जैसे कोऑर्डिनेट विंग के साथ विंग मिला हुआ था, बड़ी लाइन थी, बड़ा डिसिप्लिन था। तो अब जो है वो इसके लिए उसने जो बी की सिमिली है वो यूज की है। न्यू रब्ड विद, उसके बाद क्या है जी, दिस सबब ऑफ देयर स्ट्रॉ बिल्ट citadel new rubbed with balm expatiate and confer their state affairs, कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेट अफेयर्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे। सो थिक दे एरी क्राउड swarmed and were straightened till the signal given, यहाँ तक कि उनको एक सिग्नल मिल गया। ये सारी वो बी की सिमिली में ही आ रहा था। behold a wonder they but now who seemed in bigness to surpass earth's giant sons, now less than smallest dwarfs in narrow room throng numberless like that पिग्मियन रेस बियॉन्ड द इंडियन माउंट। अब फिर वो एक सिमिली यूज कर रहा है, और सिमिली क्यों यूज कर रहा है, उनके साइज को बयान करने के लिए कि वो जो अर्थ में जॉइंट्स लगते हैं, ठीक है, या जो इतने अगर वो बड़े होने पे आए ना वो फरिश्ते, टू सरपास अर्थ जॉइंट सन्स, ये जो बड़े बड़े जमीन के द्यो हैं या बड़ी जिसामत वाली चीजें हैं, उनको तो बिल्कुल सरपास कर जाएं। अब क्या बन गए हैं, स्मॉलेस्ट ड्वार्फ्स बन गए हैं, छोटे छोटे बोने बन गए हुए हैं, क्योंकि ये रूम जो था वो तंग था और वो इतने नंबरलेस थे। ठीक है, जैसे पिग्मियन रेस होती है ना इंडियन माउंट पे, वो उससे भी ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा नंबरलेस थे। ठीक है, और उसके बाद उनके लिए एक और वो सिमिली यूज करेगा, और फेयरी एल्व्स हुज मिडनाइट रिवल्स बाय अ फॉरेस्ट साइड और फाउंटेन सम बिलेटेड पीसेंट, पीसेंट कहते हैं किसान को, सीज और ड्रीम्स ही सीज। अच्छा जी, अब वो उनको परियों के साथ उनको कंपेयर कर रहा है, उनकी सिमिली यूज कर रहा है कि अब वो क्या वो बन गई है कि वो जैसे परियां नहीं होती रात के वक्त कहीं पे कहीं सी फाउंटेन पे और या किसी और मैदान में जो है वो परियां जो है वो इंजॉय कर रही हैं फॉरेस्ट साइड पे, और क्या कर रही हैं कि किसान सम बिलेटेड पीसेंट सीज, जो दूर दराज से किसान देर से अपने घर जा रहा होता है वो देखता है, और ड्रीम्स ही सीज, वो शायद समझता है कि वो एक ख्वाब देख रहा है। वाइल अवर हिट द मून सिट्स आर्बिट्रेस एंड नियरर टू द अर्थ व्हील्स हर पेल करेज। अब वो दूसरी मिसाल हमें देगा कि जैसे कोई सुपर नेचुरल जो है उनका जो फेरीज हैं, और उसके अलावा जो सुपर नेचुरल हैं क्रीचर्स, वो रात को एंजॉय करती हैं, डांस करती हैं, तो बिल्कुल जितनी वो लातादाद होती हैं, इसी तरह ये भी थे। इंटेंट विद जोकन म्यूजिक charm his ear at once with joy and fear his heart rebounds। तो मतलब वो एंजॉय भी करता है, जो पीसेंट जो है वो सुपर नेचुरल देखता है चीजें, फेरीज देखता है कि वो डांस कर रही हैं, वो रात को एंजॉय कर रही हैं, अपनी मौज में गुम है, तो एक दफा उसका दिल सुकड़ता भी है, लेकिन वो इस चीज को एंजॉय भी करता है। Thus, incorporeal spirits to smallest forms reduce their shapes immense and were at large, though without number, still amidst the hall of that infernal court। अच्छा जी, अब ये इसी तरह ये जो बेशुमार फरिश्ते नंबरलेस हैं, और इन लोगों ने क्या किया है जी, अपने साइज को छोटा कर लिया है और स्मॉलेस्ट फॉर्म्स में आ गए हैं, क्योंकि जो है वो उनका जो पूरा हॉल है, पेंडिमोनियम है, वो उसके साथ उनकी तादाद की वजह से वो भर चुका है। बट फॉर विद इन, लेकिन उनसे दूर दराज, एंड इन देयर ओन डायमेंशंस लाइक देमसेल्व्स द ग्रेट सेराफिक लॉर्ड्स एंड शेरिबियम,
शेरुबिम जो है और सेराफिक जो है, ये फरिश्तों के 2 ग्रोह हैं और ये बड़े प्रेस्टिजियस हैं, ये बड़ी इनके वैल्यूड हैं और इनकी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अहमियत है। तो वो जो जितने भी बादशाह हैं ना, उन लोगों ने अपना जो सरदार हैं, जो ग्रोह के लीडर्स हैं ग्रुप्स के, उन लोगों ने अपना साइज़ छोटा नहीं किया। वो दूर-दराज बैठे हुए हैं इन क्लोज रिसेस एंड सीक्रेट कॉन्क्लेव सेट 1000 डेमी गॉड्स ये जो खुदा बने हुए हैं, ये जो लीडर हैं, ये अपने आप को खुदाई का दावा कर रहे हैं। गोल्डन सीट्स, वो सोने की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। यानी ये जो आम फरिश्ते हैं, आम सिपाही हैं, उन जो सिपाही का रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को छोटा कर दिया है और उन्होंने अपनी साइज जो है वो चेंज कर लिया है। लेकिन जो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने अपना साइज जो है वो छोटा नहीं किया और वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और वो 1000 हैं, बेशुमार हैं, लातदाद हैं, न्यूमरस हैं, फ्रीक्वेंट एंड फुल, बिल्कुल जैम पैक्ड हॉल हो चुका है। आफ्टर शॉर्ट साइलेंस देन एंड समन्स रीड द ग्रेट कंसल्ट बिगिन। अब उनका क्या फैसला होने वाला है, ये तो बुक 2 में है, बट कंग्रेचुलेशंस क्लास, आपकी आज पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 खत्म हो चुकी है। उसके क्वेश्चन आंसर्स अब डिस्कस करने वाले रह गए हैं। चूंकि आपने थीम का और सेटिंग की स्पीच का एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसमें आपने पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक जो है उसको आपने अब डिस्कस करना है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको बुक लगवाई है उसके बिल्कुल आखिर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड दे आर टू इंपॉर्टेंट। इसके साथ जी जनाब आपके एमसीक्यूज़ भी बुक में दिए गए हैं। इंशाल्लाह आपका एक छोटा सा क्विज होगा इस बुक में से, बी प्रिपेयर फॉर दैट। पहले तो कोशिश करूंगी क्लास में लूँगा ना, फिजिकल क्लासेस जल्दी लगी तो मैं फिर आपका ऑनलाइन ही क्विज ले लूँगी। और दूसरी जो बात है कि नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो जॉन डन के बारे में होगा और इंशाल्लाह वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो मेरा भी फेवरेट पोइट है, उसकी लव पोइम्स और डिवाइन पोइम्स तो बेहद शानदार हैं। आप लोग बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगी। और इस पूरे लेक्चर में से जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, प्लीज़ जो क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, आप ग्रुप में भेज दें, मैं आपको उसी वक्त उसका आंसर कर दूंगी। एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी। स्टे सेफ, stay determined, stay healthy. Thank you so much.